बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मियां नदीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। काफ़ी दिनों से कुछ मेरे ज़ाती वजूहात की बिना के ऊपर मैं जो है वो हाज़िर नहीं हो सका, और कुछ दोस्तों की जानिब से मुझे पैगामात आ रहे थे कि जी आप इतने दिनों से खामोश, वो किसी और मायने में ले रहे थे। तो साथियों के साथ ये मामला चलते रहते हैं, तो मैंने उन्हें तो बताया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़ुबाबंदी का कोई मसला नहीं है। तो ये कुछ ज़ाती मसाइल हैं, तो ये ख़ुद साख्ता ज़ुबाबंदी है। तो एनीवे, बस इश्यूज़ तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा जमा हो गए, जिनमें बहुत सारे तो आउटडेटेड हो चुके हैं। बट कुछ जो है ये अभी जैसे आज ही मैं अभी एक पढ़ रहा था आर्टिकल, जो बीबीसी के आज की उनकी इशाअत जो है उनकी वेबसाइट की, तो बीबीसी उर्दू में उन्होंने शामिल किया उसको। तो ये उनके जो लाहौर की खातून कॉरेस्पोंडेंट हैं, उनके ज़ाती तजर्बात की बना को उन्होंने वो आर्टिकल लिखा है, अपने ज़ाती तजर्बात को अपने उसके ऊपर, कि उनके कोई अजीज़ जो है वो बीमार हुए और किस तरह उनको जो है वो आर्टिकल पढ़ने वाला है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो पेशेंट्स को जो है वो जगह नहीं मिल रही। ये क्यों नहीं मिल रही? इतने जो है वो हमारे पास रिसोर्सेज और सबसे बड़ा सूबा, और उसके ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो उसमें दो तरह की थ्योरीज आ रही हैं। फिर वो कहते हैं जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं उनको हवा ना दी जाए। भाई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती कैसे हैं, किस तरह चलती हैं, क्यों चलती हैं, ये एक पूरा सब्जेक्ट है ये एक। तो अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मौजूद है, चाहे वो उसका 1% ही क्यों नहीं है, लेकिन मौजूद है। अच्छा, अब उसमें क्या है कि जी सरकारी, ये मेरे इर्द गिर्द मेरी, ये यानी कि मेरे दो तो डेथ्स जो है वो मेरे मोहल्ले के अंदर हुई हैं, एक डेथ जो है वो मेरी गली के मेरी बैक साइड पे एक दो गलियाँ छोड़ के हुई है। अब वो तीनों डेथ्स जो हैं वो नेचुरल हैं, तीनों की तीनों, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ। अच्छा, वो सेम वही ख़तून वाला मामला हुआ जो उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि जी वो अता के वो जो हायर ऑफिसर्स से सिफारिश करवाने के बावजूद पेशेंट जो है वो सीरियस हालत में है और वो उठ के बाथरूम जाता है और वो बेचारा वहीं अपने आप को संभाल नहीं पाता, गिर जाता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। तो अब वो जो पेशेंट, हार्ट का पेशेंट है, उसको ट्रीटमेंट देने के बजाय वो वहीं बाथरूम में पड़ा हुआ है और वकील ढूंढ रहे हैं, और हॉस्पिटल इंतज़ामिया कह रही है कि जी हमने तो आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। अब वो यही वाला मामला तकरीबन जो है वो यहाँ पर हुआ। इन तीनों केसेस में मेरे ये अपनी आंखों में देखा, ये मेरी आंखों के सामने हुआ। अच्छा, फिर इसमें एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आ गई। वो ये आ गई कि कब्रिस्तान में जो इंतज़ामिया, सो कॉल्ड इंतज़ामिया होती हैं कब्रिस्तानों की, कि एक कब्रिस्तान की जो है वो मैंने उन्हें कहा है कि मुझे आप उसके जो है वो कुछ चीज़ें, मुझे कुछ आप आएँ, आप ऑन कैमरा आप आके बात करें। लेकिन वो सरकारी मुलाज़िम है, कुछ थोड़े से उनके मसाइल हैं, लेकिन वो बेचारे अभी सदमे में भी हैं कि उनकी बेटी की डेथ हुई है। तो वो उनका मौक़िफ़ ये है कि जी हॉस्पिटल वालों ने, अब वो बच्ची को मैं 7-8 साल से तो मैं उसे बीमार देख रहा था, तो बच्ची की डेथ हो गई, अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। तो वो जो इंतज़ामिया है कब्रिस्तान की, उन्होंने कहा जी कि आप अगर इसका डेथ सर्टिफिकेट दूसरा नहीं लेके आएंगे कोविड-19 का, तो हम तो पुलिस को कॉल करेंगे, हम तो तदफीन नहीं करने देंगे। अब वो एक लंबा बखेड़े से बचने के लिए उन्होंने बकौल उनके कि उन्होंने 10,000 रुपये रिश्वत दी है। अब इस तरह की बातें जो हैं ये आम लोगों में ये आ रही हैं। अब आप पहले ये, अगर मेरे जैसा बंदा एक बैठ के एक कमरे में बैठ के या एक फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहा है या आर्टिकल लिख रहा है, वो छोड़ दें जी, ठीक है। एक
जो है वो एक आम जर्नलिस्ट है, ठीक है, उसकी अपनी राय है, तो उसको आप ना लें, ठीक है, छोड़ दें। लेकिन जिस मीडिया के ज़रिए, जिस इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए, जिसे दुनिया का मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, उसके ज़रिए आपने ये इतना लंबा, इतना सारा बखेड़ा खड़ा करवाया और इतना खौफ व खरास जो है वो पैदा किया। आज वही जो जो मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल मीडिया है, आज वही उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को, जिनको आप कल तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ कह रहे थे, आज उनको तस्दीक करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये एक बीबीसी का मिसाल हवाला मैंने दे दिया। इससे पहले जो है वो वॉइस ऑफ अमेरिका पे एक आर्टिकल आ चुका है। इसी तरह जो है वाशिंगटन पोस्ट के ऊपर एक आर्टिकल 1-2 लिखे जा चुके हैं। इसी तरह के वैसे कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, ये इंडिपेंडेंट वगैरह में भी आ चुके हैं ऐसे आर्टिकल्स कि यानी कि वॉइस ऑफ अमेरिका के ऊपर तो इसके नफसियाती असरात के हवाले से आया। अच्छा, कल रात यानी कि उनका दिन था, हमारी रात थी यूएस में, तो ओक्लाहोमा में जो अपनी इंतखाबी रैली की, इंडोर इंतखाबी रैली की एक स्टेडियम के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो उस रैली की वीडियो लाजमी देखिए कि उसके अंदर आपको जो यानी कि अमेरिकियों ने, मैंने आज वो उसका एक पोस्ट भी किया था कि अमेरिकियों ने उस मास्क उतार फेंके और सैनिटाइज़र जो है वो डस्टबिनों में डाल दिए। क्यों? कि एक्सपेक्टेशन थी उनकी कि 1 लाख के करीब लोग आएंगे, लेकिन 1 लाख तो नहीं आए, 50-60 क्योंकि 40-50 हज़ार के करीब लोग आए, वहाँ पर आए अटेंड करने उस मीटिंग, उसको जलसे को। तो उनमें आप अगर इस वीडियो को जाके देखें, 1 घंटा और तकरीबन कोई 1.25 घंटे के वो 1.25 घंटे का खिताब है उसका, प्रेसिडेंट ट्रंप का। तो उनका अगर आप खिताब देखें तो आपको स्टेडियम की जब सिचुएशन आप देखेंगे, सारी आपको समझ आ जाएगी सारा कुछ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा बाहर क्या, स्टेडियम के बाहर जो है, स्टेडियम के बाहर भी हज़ारों मुजाहिरीन थे जो उनके ख़िलाफ़, जो कि जैसे वो ब्लैक लाइव मैटर्स का एक मूवमेंट एक चल रही है एक वहाँ पर, तो उस हवाले से एहतजाज था, तो वो भी हज़ारों की तादाद में लोग थे। इशू ये है कि आप खुद, बड़ी ताकतें जो हैं वो उसको खुद ही उन्होंने उसके उसको एक इतनी बड़ी बला बना कर पेश किया दुनिया के सामने, और आप खुद ही उसको जो है वो उसकी जो उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को जो चली थी, उनको आप अब ये एक तरह से सच अब मान रहे हैं आप। अच्छा, ये तो हो गया एक इशू। ये था मेरे एक जहन में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये सारी चीज़ें देखी तो मेरे जहन में आया कि यार इसके ऊपर तो बिल्कुल ये होना चाहिए, इसके ऊपर कि भाई अगर ऐसा मामला है कि वो उन्होंने उसका आज कि ये अभी ख़त्म नहीं हो रहा, WHO ने भी कह दिया कि ये तो इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है चीज़, आप जितनी मर्जी डेटा देते रहें, तो इसके साथ ही अगर रहना है तो फिर ठीक है, फिर आप जो है वो कम से कम लाइफ को नॉर्मल कर दें, लाइफ नॉर्मल कर दें। और लोग जो हैं वो बहुत बुरे हालात में आ गए हैं, छोटे कारोबारी तबका जो है वो बेचारा पिस गया है, मर गया है। उसके अलावा जो सैलरी पर्सन है, ख़ास तौर पर प्राइवेट सैलरी पर्सन जो है, लाहौर के अंदर, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे 20-22-23 साल हो गए हैं, हम इन हालात में आ गए हैं कि अब आके आप कोई ना कोई पार्ट टाइम, कोई ना कोई जॉब, कोई आप किसी की प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं किसी की किताब की, या एडिटिंग कर रहे हैं किसी की, तो उसके साथ आप थोड़े से पैसे और इजाफी कमा के तो आप गुजर बसर कर पाते, वरना आप खाली सैलरी के अंदर आप अपना गुजारा नहीं कर पाते। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि आपने जो 3 माह की प्रैक्टिस 4 माह से आप कर रहे हैं, इससे वो जो पार्ट टाइम जॉब्स थी मेरे जैसे लोग करते थे वो ख़त्म हो गई, आर्जी तौर पे बंद हो गई वो। अब टोटल इन्हिसार आ गया सैलरी पे। तो सैलरी पे जब इन्हिसार आ गया तो उसके साथ आपके साथ ज़ाहिर है, जब मैं मिसाल के तौर पर मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो मेरे 2 भाई बेरोज़गार तकरीबन बैठे हुए थे। तो एक इन्हिसार जब फैमिली का एक ही बंदे के ऊपर आ जाएगा, एक ख़ानदान का, 3 कुनबों का, तो वो ज़ाहिर जो एक सूरत हाल पैदा होगी उससे फाइनेंशियली, और उसका जो साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो सब पे लगे। अच्छा, अब
आपके भी जो है वो माहिरीन नफ्सियात जो हैं वक्तन फ़वक्तन मेरी बात होती रहती है, मुख्तलिफ जो है वो हमारे दोस्त जो है साइकेट्रिस्ट हैं, उनसे बात होती रहती है, तो वो भी यही पिटते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि यार खुदा के लिए इसको जो है वो आप नॉर्मल उसके ऊपर लेकर आएँ। आपको अंदाज़ा नहीं है, आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसके कितने देर पास रात होंगे। अच्छा, इसके साथ जो है अभी कल इंडिपेंडेंट ने एक स्टोरी दी, और वो ये थी कि जी दुनिया के अंदर ये लॉकडाउन की वजह से 70% के जो ड्रग्स हैं, नार्कोटिक्स हैं, नार्कोटिक्स में जो मेडिसिन आती हैं और दीगर ड्रग्स जो हैं, इनका मनशियात का इस्तेमाल जो है वो 70% बढ़ गया है इसके ज़हनी तनाव की वजह से, कि आपने लोगों को डराया इतना, खौफ इतना पैदा किया कि उसकी वजह से लोगों में इतना ज़्यादा खौफ बढ़ा कि वो एक बड़ी तादाद लोगों की जो है वो नशे में डूब गई। अब उनको वापस लाने में आपको कितना टाइम लगेगा, यानी कि आपने कम से कम 2 जनरेशन इन 3 महीनों में आपने पूरी दुनिया के अंदर आपने 2 जनरेशन तबाह कर दी हैं कम से कम। अब आपको वापस आने के लिए भी कम से कम 2 से 3 जनरेशन लगेंगी। ये सिर्फ 3 महीने की आपकी जो ये एक आपने जो किया, आप इसको एक नॉर्मल उसके ऊपर लेते, अब नॉर्मल तरीके से आप इसको, और जिस तरीके से डील किया गया वो शर्मनाक है, शर्मनाक ही नहीं, काबिल मज़म्मत भी है। ये इसमें WHO का भी रोल जो है वो इंतहाई जो है वो शर्मनाक रहा है, सबसे ज़्यादा शर्मनाक रहा है रोल। और उसके बाद गवर्नमेंट्स का कि जिन्होंने किसी और मसले के ऊपर, तो आम आदमी के मसाइल के ऊपर उन्हें कानून साजियों की या उसकी जो है वो ख्याल नहीं आता, लेकिन रातों रात जो है वो आपने स्पेशल आर्डीनेंस जारी किए, उसका नतीजा क्या निकला। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क है, सबको पता है कि यहाँ पर आप पुलिस को जितना ज़्यादा इख्तियार देते जाएंगे या इस तरह के अदारों को, वो उतनी ज़्यादा करप्शन बढ़ती जाएगी। उसका नतीजा क्या निकला कि जाली मजिस्ट्रेट भी आ गए, पुलिस वाले जो हैं वो जाकर दुकानों के ऊपर दुकानदारों को डरा धमका के जो है वो उनको कि जी आपने ये नहीं किया, आपने ये वायलेशन कर रहे हैं, आप ये वायलेशन कर रहे हैं, आपने उनको एक नया कमाई का मौका दे दिया। तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो ये मामूल की बात है। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद अब आप मेहरबानी फरमाएं कि आप जो है मामूलात ज़िंदगी को तो नॉर्मलाइज करें, और उतने ज़्यादा लोग जो एक अब जो आपके अपने, मैं बराह रास्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मुखातिब होना चाहूँगा कि आपके अपने वोटर्स जो हैं वो अब माफ़ियाँ मांग रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब हमने वोट दिया था, हमें माफ़ कर दिया जाए। आपके बहुत बड़े बड़े सपोर्टर्स जो हैं वो माफ़िया मांग रहे हैं आप सोशल मीडिया के ऊपर ओपनली, पब्लिकली। क्यों आई ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? मसला ये है कि आपने इसको मिस हैंडल किया। आप इसको देखते, आप उनकी जो ब्लैकमेलिंग में, जो आप किचन कैबिनेट की ब्लैकमेलिंग में आए हैं, आप उसको ब्लैकमेलिंग में आने के बजाय आप इसको सिचुएशन को देखते, इसको सिचुएशन को देखने के बाद इसके ऊपर फैसला करते। और आपने जो कुछ स्टेप अच्छे भी, आपने बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेप लिए कि आपने आपने कहा जी हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, हम उसको उस तरह से नहीं करेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। आपने आम लोगों की बात की, मजदूर की बात की, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो बातों के हद तक रहा, प्रैक्टिकली अमली तौर पे कुछ नहीं हुआ। अब जो मुतासर हुआ सब तनख्वाहदार तबका, अब उसका पुरसान हाल कोई नहीं है। किस लिए कि जो एक आम सैलरी पर्सन है उसको आपने जो एक ब्रैकेट आपने रखी थी, उसने ना आपको बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करवाया हुआ था, ना कुछ और था, तो ये आपने जो ब्रैकेट रखी थी उस ब्रैकेट में भी नहीं आता था। तो उसका नतीजा उसने, वो बेचारा पिटता रह गया। मैंने भी शुरू में एक वीडियो जो है वो एक तो रिकॉर्ड कराई, बल्कि मैंने एक दो लेटर भी लिखे प्राइम मिनिस्टर को, और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी उनको ये सजेशन दी कि आप अक्रॉस द बोर्ड जो है यूटिलिटी बिल्स में आप 3 माह के लिए आपको जब रायतें मिल रही हैं, आपको जो है IMF रायतें दे रहा है, आपको वर्ल्ड बैंक रायतें दे रहा है, वो रायतें जो है उनके समराज जो है आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे, आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच रहे, कहाँ जा रहा है वो पैसा? तो वो जो है वो आप यूटिलिटी बिल्स जो हैं उनके ऊपर आप लोगों को जो है वो आप IMF के और वर्ल्ड बैंक के रेट्स की बजाय चलें और बाकी चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ बिजली के ऊपर
कि बिजली के ऊपर अगर आप IMF और वर्ल्ड बैंक के रेट्स की बजाय आप जो असल उसकी लागत है उसके मुताबिक आप उसको फराहमी शुरू कर देते 3 माह के लिए, तो लोगों को अच्छा खासा रिलीफ मिल जाता। इसी तरह फीसें हैं, स्कूल की फीसें हैं, किसी ने आपका फैसला नहीं माना है, आपकी गवर्नमेंट का रेट ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है आपकी? प्राइवेट स्कूल्स ने फैसला नहीं माना, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं नहीं। तो इशू ये है कि अभी जो सिचुएशन सामने आ रही है वो ये आ रही है, और इसकी बाकायदा इसकी जो है सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो वो इसके ऊपर ऑर्डर करे और इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए कि डेथ रेट जो है पाकिस्तान के अंदर, उतनी ज़्यादा डेथ्स जो है वो वायरस से नहीं हुई हैं जितनी ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो बड़े सीरियस कंडीशन के जो पेशेंट्स हैं। क्या बाकी बीमारियां ख़त्म हो गई वायरस के आते साथ ही? नहीं। जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो सब कुछ ये पहले PIC में, वैसे कि लाहौर में जो PIC गया हुआ है, जो जिसको वास्ता पड़ा है PIC से, उसके इल्म में होगा कि लाहौर के PIC में जो है पूरे पंजाब से लोग आते हैं, और लाहौर PIC में तो नॉर्मल रूटीन में जो है आपको जो बेड नहीं मिलता, आपको जगह नहीं मिलती, आपको बहुत रद्द करना पड़ता है, कई माह इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके आपको ऑपरेशन की डेट्स के लिए या आपको सिफारिश करवाएं या आप उसको प्राइवेटली ऑपरेट करवाएं। अब जो लोग अफोर्ड नहीं करते उनको पता है कि किस तरह से जो हार्ट का पेशेंट है वो उसको ड्रिप लगी हुई है और वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, या उसका जो एक रिश्तेदार है, कई तस्वीरें ऐसी जो छपती रही हैं कि जो लाहिकीन है वो बेचारे ड्रिप पकड़े खड़े हुए हैं और वो नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ है। तो ये अस्पतालों में तो पहले वो लोडेड थे। अब वो जो पेशेंट्स इतने ज़्यादा है, 1.5 करोड़ के करीब की आबादी का शहर है, इतने बड़े शहर में इतने जो है वो जो डेथ्स, जो आपने इसको जो लाहौर को आपने कहा जी कि जब सबसे ज़्यादा डेथ्स जो है वो हॉटस्पॉट बन गया लाहौर। भाई हॉटस्पॉट कैसे बन गया? आप वो जो दूसरी डेथ्स हैं आप उनको कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे? जो लोग हॉस्पिटल में एडमिशन ना होने की वजह से, जगह ना मिलने की वजह से, या हॉस्पिटल्स वालों की जानिब से रिफ्यूज़ करने की वजह से जिनकी डेथ्स हो गई, कोई ब्रेन हेमरेज से मर गया, कोई जो है वो हार्ट अटैक का पेशेंट था, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला टाइम के ऊपर, कोई शुगर पेशेंट था, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट था, कोई जो है वो हमारा एक दोस्त जर्नलिस्ट दोस्त हैं, वो उनकी डेथ हुई, वो उनको किडनीज का इशूज प्रॉब्लम था, तो उनको जो है वो टाइमली जो है वो नहीं मिला ट्रीटमेंट। आपने जो है वो जी SOP सारे जो हैं वो उठा के अपने हॉस्पिटल्स के ऊपर डाल दिए हुए हैं कि जनाब ये चीज़ें आप पूरी जब तक नहीं करेंगे आपका पेशेंट जो है वो एडमिट नहीं होगा। ये क्या बदमाशी है? तो ये आप जो ज़बरदस्ती की जो बदमाशी जो कर रही हैं गवर्नमेंट्स, सूबाई गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट भी, तो ये जो बदमाशी हो रही है इसकी वजह से जो डेथ रेट्स हैं उनमें इजाफा हुआ है। इसकी बाकायदा तौर पे इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो लोग जो बेचारे जिनको नहीं मिला ट्रीटमेंट और वो चले गए बेचारे इस दुनिया से ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से, उसका बिल्कुल उसकी इन्वेस्टिगेट उसको करना चाहिए, और उसका इनको जो भी ज़िम्मेदार हैं उनके जो है वो उनके गिरेबानों को पकड़ना चाहिए, उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। ये तो था इससे मुताल्लिक, कोरोना से मुताल्लिक। दूसरा मैं एक छोटी सी एक यहाँ पे जाते जाते गुजारिश करना चाहूँगा। मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक बहुत बड़े हमारे आलिम दीन थे फैसलाबाद से, बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, मुफ्ती इसहाक साहब। तो मुफ्ती इसहाक साहब का मैं अल्लाह ताला का रहमत करे उन्हें, तो बहुत इनके हदीस के ऊपर उनका जो है वो कम ही उलमा हैं पाकिस्तान में जिनको हदीस के ऊपर इतना ज़्यादा अबूर होगा कि इल्म हदीस और इल्म कुरान के ऊपर। तो मैंने एक जो उनकी पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि वो उन्होंने तमाम फ़िक़ा को लिया, उन्होंने बरेलवी जो है उसको भी लिया, उन्होंने हनफिया को भी लिया, उन्होंने जो है वो सबको, यानी कि वो बेचारे दिफा करते मर गए सबका, और सब उनका जो है वो उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे, और आज तक बना रहे हैं। उनके मरने के बाद भी उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। काबिल शर्मनाक है, जो अफसोस है, काबिल अफसोस भी है, शर्मनाक भी है। अच्छा, उन्होंने एक ऐसे एक मैं उनका खुतबा सुन रहा था तो उनमें एक उन्होंने दुरूद पाक का जिक्र किया जो मंसूब है इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह से। तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी
वो मैंने ऐसे शेयर कर दिया। अब वो उसके अंदर जो है वो मेरे एक दोस्त माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे हैं, दीनदार हैं, उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा जी ये आपने क्या किया जी, ये तो शियों की किताब से। यार व्हाट अ नॉनसेंस। तो हमें जो है, अगर हम अभी भी जो है वो ये नहीं समझे हैं, ईसाइयत ने बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी कि एक जो है कई सौ साल तक ईसाइयत ने, उनके फ़िरक़ों ने आपस में लड़ाइयाँ लड़ के देख लीं, उनको पता चल गया कि इनमें कुछ नहीं हासिल होने वाला, तो आखिर पे वो इकट्ठे बैठ के तो उन्होंने एक वो हो गए। बाकी वो उन्होंने अपने उनके फ़रोई इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं, मगर जब ईसाइयत की बात आती तो वो एक हो जाते हैं। तो क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि हम भी जो हैं वो अपने फ़रोई इख्तलाफात को साइड पे रखते हुए हम एक हों? इसमें कुछ अच्छी पॉजिटिव कोशिशें हो रही हैं। उसमें जो अल्लामा जवाद साहब हैं, अल्लामा जवाद नकवी साहब, उनकी मैं सुनता रहता हूँ, उनको भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आलिम हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। और भड़काने वाले, आग लगाना तो बहुत आसान काम है, लेकिन वाकई जो तहकीक वाले और इल्म वाले आलिम हैं वो उनकी ज़रूरत है। मौलाना इसहाक़ मदनी साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे अल्लामा जवाद नकवी साहब को, कि वो बहुत बैलेंस बात करते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों को जो कि हमारे जो मसलकी इख्तलाफात की बुनियाद जो बनती हैं बातें, उनको वो मानते हैं, और वो उनकी बड़ा अच्छे तरीके से वो उसको बहुत सारी चीज़ों को जिनको जो है वो आग लगाने, वो खुद वो अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि मैं आग लगाने वाला, मैं मजाकर नहीं हूँ मैं कि आग लगाऊँ और स्टेज पे आऊँ, आग लगाऊँ और चले जाऊँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है, एक पॉजिटिव सोच है, हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए। और बाकी जो रहा मामला कि हर एक का वो है, वो अपने साथ है। अगर मैं कब बरेलवी ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी अपनी एक सोच है, मैं अपने सोच के हिसाब से चल रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, सबको पढ़ता हूँ। तो उसमें ये नहीं गदगन लगानी चाहिए कि जी हम उसके क्यों लेते हैं, हम जो है इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह, हम उनका जो अक़वाल क्यों लेते हैं, या हम अहले बैत के अक़वाल क्यों लेते हैं। भाई उसके ऊपर सीख होने की क्या ज़रूरत है। अगर अहले बैत के अक़वाल लिए जाते हैं तो उसमें जो है, या असनाद ली जाती हैं, तो उसमें क्या इसमें ऐसी कौन सी जो है वो मसला है। तो इसके ऊपर हमें ज़रा थोड़ा सा अपने आप को ज़रा थोड़ा सा वसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करना चाहिए। तंग नज़री से जो है, अब टाइम आ गया कि अब हम जो है वो ख़ुद को मेहरबानी करें, अपनी ताकत को जो है वो इकट्ठा करें, ना कि इसको मज़ीद और ज़्यादा इंतशार का शिकार उसको बना होने दें। इसके अलावा आखिर में सॉरी मैं 2 बार आखिर में आ गया कि एक चीज़ और थी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही, वो थी इससे मुतालिक मुझे कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि मैं इसके ऊपर पहले भी काम करता रहा हूँ, मैं कुछ रिसर्च उसके लिए लिखता रहा हूँ, तो उनको मैं इनके उर्दू पॉइंट के लिए भी मैं रिसर्च करके मैं इसके लिए देता रहा हूँ, उसमें भी मेरे आर्टिकल छपते रहे हैं। और उसमें यह था कि जी आपना मुझे जब कुछ अर्सा पहले मेरा ये कंसल्टेंसी का हमारा एक तो कुछ काफ़ी दोस्तों ने मुझे मशवरा भी दिया जब मैं अमेरिका से आया कि जी आप जो है वो वीज़ा कंसल्टेंसी और इस तरह का, मैं तो नहीं, मैं इसमें मेरा मिजाज नहीं है, तो मैं इसमें नहीं पढ़ा। तो अब मेरा सिर्फ ये था कि मैं आम फहम ज़ुबान में जो है और बड़े आसान अल्फाज में, कि हम ऐसा किया करेंगे कि एक टॉपिक पकड़ के इस हवाले से तो हम उस पर बात किया करेंगे। और नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कि यूएस के जो है वो वीज़ा से, कि यूएस का वीज़ा जो है वो कैसे अप्लाई किया जाता है, और उसमें जो है वो किसकी जो मेन कैटेगरीज हैं वो 2 हैं, इमिग्रेंट एंड नॉन इमिग्रेंट। और फिर नॉन इमिग्रेंट के अंदर कितनी कैटेगरीज़ हैं और इमिग्रेंट्स के अंदर कितनी कैटेगरीज़ हैं और कौन कौन एलिजिबल है, इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।